अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनएमटी का बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये पंजाब की बुक में जो है ये फर्स्ट ईयर में मौजूद है और फेडरल की बुक में जो है वो सेकंड ईयर में मौजूद है। तो मैं यहाँ इसको फेडरल की बुक से सेकंड ईयर से स्टार्ट करती हूँ इसको। सबसे पहली बात लिखी हुई है कि रेस्पायरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, लिखा कि द बॉडी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बिटवीन द बॉडी फ्लूइड सेल्स एंड द आउटर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द रेस्पायरेटरी सिस्टम। उसने कहा है कि बॉडी का वो सिस्टम जो गैसेज को एक्सचेंज करने में इस्तेमाल होता है बिटवीन द बॉडी फ्लूइड्स, आपके सेल्स के दरमियान एंड द आउटर इन्वायरमेंट के दरमियान, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में लिखा कि ह्यूमन के रेस्पायरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम है और एक लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है आपके पास। मेंशन ये बात है कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो है वो आपके पास नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी और फेरिंग्स शामिल होते हैं, जबकि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपके पास लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड द लंग्स ये इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे मैंने इसके लिए वर्ड एक बैटल ट्रिक यूज़ किया, बी फॉर ब्रोंकाई, टी फॉर ट्रैकिया, एल फॉर लंग्स एंड एल फॉर लैरिंग्स। लेकिन आपको इसको लाइन में पढ़ना है क्योंकि सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आता है वो लैरिंग्स आता है, देन ट्रैकिया आता है आपके पास, देन ब्रोंकाई एंड देन लंग्स आता है। पैसेज वेज के बारे में लिखा हुआ कि एयर पैसेज वेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। नोस्ट्रल्स हैं, ओवरऑल पूरा डिस्कस किया जा रहा है कि नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटीज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड द एल्यूलर डक्ट विच लीड इनटू द एल्वियोलर सैक। तो मतलब ये एयर पैसेजवेज में इन दोनों को कंबाइन करके बताया गया है कि एयर पैसेजवेज में ये चीज़ें शामिल हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा कि ह्यूमन की जो नोज़ है वो विजिबल पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। जाहिर सी बात है, आपका नोज़ जो है वो एक विजिबल पार्ट है, सबको नजर आने वाला पार्ट है, तो इट्स अ विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम। आगे लिखा कि इट्स कंपोज ऑफ द बोन्स, कार्टिलेज एंड द फैटी टिश्यूज। इसमें क्या क्या चीज़ है? आपके नाक में हड्डी मौजूद होती है, कार्टिलेज। कार्टिलेज वो स्ट्रक्चर है जो बोन से थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कार्टिलेज स्ट्रक्चर कहते हैं, एंड फैटी टिश्यूज भी मौजूद हैं। आपकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं नोज़ की, ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स है आपकी नोज़ की, इन्हें हम नोस्ट्रल्स कहते हैं। जो आपको नज़र आती हैं एक्सटर्नल दो ओपनिंग्स जो होती हैं आपके नोज़ में, उन्हें हम नोस्ट्रल्स कहते हैं। और जो इनर हॉलो स्पेसिस होती हैं आपके नाक के अंदर की हड्डी के दरमियान की जो दो हॉलो स्पेसिस है, उसे हम क्या कहते हैं? नेजल कैविटीज़ कहते हैं। देन लिखा हुआ कि हैज़ नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम के बारे में लिखा हुआ कि द पार्ट ऑफ द नेजल बोन दैट पार्टीशन द टू नेजल कैविटीज़। आपकी नाक के दोनों स्पेसिस को जो दरमियान से हड्डी सेपरेट करती है, जो आपके दरमियान में एक पॉइंट होता है सेपरेट करने का, उसे हम क्या कहते हैं? नेजल सेप्टम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि वेस्टिब्यूल जो हैं वो एंटेरियर पार्ट है नेजल कैविटीज़ के, और ये नॉस्ट्रल्स के बिल्कुल साथ में मौजूद है, और इनके पास नेटवर्क ऑफ द हेयर्स हैं। कहने का मतलब क्या है? इंटीरियर का मतलब होता है सामने वाला। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सामने वाला। उसने कहा है कि वेस्टिब्यूल जो हैं वो आपके नाक के सामने वाला हिस्सा है, और यहाँ पे नेटवर्क ऑफ द हेयर्स मौजूद होता है। जाहिर सी बात, आपके नाक के अंदर जो है वो नेटवर्क ऑफ हेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट किया कि नोस्ट्रल्स और नेजल कैविटीज आर लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद द सीलिया। उसने कहा कि नोस्ट्रल्स और नेजल कैविटीज दोनों में जो है वो म्यूकस मौजूद है अलॉन्ग विद द सीलिया। नेक्स्ट हम इसकी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फंक्शंस क्या नेजल कैविटी के? बताया जा रहा है कि नोज, हेयर्स, म्यूकस और सीलिया तीनों जो हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करते हैं अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजेंस एंड द सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एयर। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके नाक के डिफेंस सिस्टम में, आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम में एज अ डिफेंस रेगुलेटर्स काम करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? फिल्ट्रेशन कैसे होती है? जब भी हवा आपके नाक में एंटर होती है नोस्ट्रल्स के ज़रिए से, क्या होता है कि जो आपकी हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स एंटर हो चुके हैं आपके नाक के अंदर, वहाँ पे क्या होगा? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर दिया जाएगा हेयर की मदद से। आपके नाक के अंदर जो बाल मौजूद हैं, जब हवा आपके नाक के अंदर दाखिल होगी तो वो बाल जो होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर देते हैं, और आपके नाक के अंदर जो म्यूकस मौजूद है वो भी उनको ट्रैप कर लेता है। अब सीलिया का क्या फंक्शन है? फ्लैजिला सीलिया आप चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। उस सीलिया का ये फंक्शन होता है कि वो इन ट्रैप सब्सटेंसेस को, जो आपने डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर दिया है, उनको फेरिंग्स के ज़रिए से
रिमूव कर दिया जाता है। तो सबसे पहला फंक्शन नहायत ईजी सा फंक्शन था ये कि जब आपकी नाक में हवा एंटर हुई और उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनको ट्रैप किया गया है हेयर सीलिया या म्यूकस के ज़रिए से, और सीलिया ने इनको मूव कर दिया है टुवर्ड्स द फेरिंग्स, और इस तरह ये रिमूव हो जाते हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। देन मॉइस्चरिंग का फंक्शन ये है कि जब आपकी नाक में से हवा गुजरती है तो उसको मॉइस्ट कर दिया जाता है, उसमें नमी पैदा कर दी जाती है। नेक्स्ट फंक्शन ये है नेजल कैविटी का टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है? जब आपके नाक में से हवा गुजरती है एज एयर पासिस थ्रू द नेजल कैविटीज दैट आर लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, जाहिर सी बात है आपके नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, तो टेम्परेचर को रेगुलेट कर दिया जाता है। और आपको पता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट 37 डिग्री सी, आपकी बॉडी के क्लोज कर दिया जाता है उस टेम्परेचर को। आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी है, लेकिन आपकी क्लोजर टू बॉडी टेम्परेचर दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड के क्लोज कर दिया जाता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? फंक्शंस पे डिपेंड करता है। नेजल कैविटी को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। कहा जा रहा है कि नेजल कैविटी से जो आपका कहाँ पे जाते हैं, नेजल कैविटी से आप फेरिंग्स में उतर जाते हैं। आपकी ये अगर स्ट्रक्चर देखें, जब यहाँ से नेजल कैविटी से आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे फेरिंग्स मौजूद है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि नेजल कैविटी लीड्स इनटू द थ्रोट, जिसे आप आम ज़बान में गला भी कहते हैं, और दूसरी ज़बान में हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम इसको फेरिंग्स कहते हैं। 2 इंटरनल ओपनिंग्स हैं। अगर आप अपना मुंह खोल के अगर किसी शीशे वगैरह में देखें तो आपको यहाँ पे पीछे की साइड पे 2 ओपनिंग्स नजर आएंगी। उसको हम गला भी कहते हैं, उर्दू लैंग्वेज में थ्रॉट कहते हैं, और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स के बारे में लिखा हुआ कि ये एक मस्कुलर पैसेज है और इसके पास भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। जैसे नेजल कैविटीज़ के पास म्यूकस मेम्ब्रेन थी, तो फेरिंग्स के पास भी आपके पास क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। ये देखिए, ये एक कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर है। मैंने एक ट्रायंगुलर और एक कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया है। कहने का मतलब ये है कि फेरिंग्स जो है वो एक कॉन शेप्ड पैसेज वे है। ये कहाँ से जा रही है? इसमें देखें, जो आपके पास 2 ओपनिंग्स होती हैं वो ओरल और नेजल कैविटीज़ की होती है, और ये कहाँ पे जा रही होती हैं? ऑइसोफेगस और लैरिंग्स में जाती हैं। आपको आईने में जो पीछे की तरफ अपनी 2 ओपनिंग्स नज़र आती हैं, वो एक ओपनिंग नेजल कैविटी की होती है और एक ओपनिंग जो होती है आपके पास किसकी होती है? ओरल कैविटी की होती है। नेजल लिखा हुआ है कि ये आपके पास जो ओरल और नेजल कैविटीज़ है तो ये ऑइसोफेगस और लैरिंग्स में जाके एक दूसरे से मिलती हैं। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, एक नहायत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि फेरिंग्स वो पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है। बहुत सारी जगहों पे ये एमसीक्यूज़ पूछा जा चुका है कि विच पार्ट इज़ द पार्ट ऑफ द विच पार्ट इज लिंक्ड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फेरिंग्स वो हिस्सा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का हिस्सा है। इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट इन वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन का मतलब होता है आपके बोलने में भी हेल्प आउट करता है। फेरिंग्स वो स्ट्रक्चर है जो आपकी वोकल कॉर्ड्स या वोकल बॉक्स या वॉइस बॉक्स में भी हेल्प आउट करता है, यानी आपके बोलने में भी हेल्प आउट करता है। फेरिंग्स के 3 पार्ट्स है आपके पास, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड द लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, ये आपके नेजल कैविटी से रिलेटेड वर्ड नेजोफेरिंग्स है। ओरोफेरिंग्स जो है वो आपकी ओरल कैविटी से रिलेटेड वर्ड है, और लैरिंगोफेरिंग्स जो है तो वो आपकी लैरिंग्स से रिलेटेड एक नेम है। नेक्स्ट हम लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स कहते हैं इसे। लिखा हुआ कि एयर अब नेजल कैविटी से होते हुए, फेरिंग्स से होते हुए अब लैरिंग्स में एंटर हो चुकी है। तो एयर लिखा हुआ कि एयर एंटर्स फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लैरिंग्स। लिखा हुआ कि लैरिंग्स आर वॉइस बॉक्स इज एन इनलार्जमेंट इन द एयर वे एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया एंड बिलो द फेरिंग्स। कहा जा रहा है कि लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स वो इनलार्जमेंट है एयर वे की जो ट्रैकिया के टॉप पे मौजूद है और फेरिंग्स के बिल्कुल बिलो मौजूद है। जाहिर सी बात है, जो ही फेरिंग्स खत्म हुआ तो ट्रैकिया स्टार्ट हुआ, तो फेरिंग्स के बिल्कुल नीचे मौजूद है और आपके पास ट्रैकिया के स्टार्ट पे मौजूद है। लैरिंग्स के बारे में लिखा हुआ है कि इसके पास कार्टिलेज और मसल्स होते हैं। तो एक कार्टिलेज का नाम बताया जा रहा है एपिग्लॉटिस, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका हम डिस्कस करेंगे। एपिग्लॉटिस के बारे में कहा जा रहा है कि फूड कैसे स्वेलो होता है और आपकी खुराक आपकी सांस की नाली में एंटर नहीं होता। उसने लिखा कि एपिग्लॉटिस जो होता है वो एक ढक्कन के तौर पर काम करता है। इट्स सर्व एज अ लिड, एक ढक्कन के तौर पर काम कर रहा है जो ऑटोमेटिकली ओपनिंग को कवर कर देता है, जो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है? कवर कर देता है। एक ढक्कन की तरह जो होता है वो उसको कंट्रोल कर देता है, बंद कर देता है जब आपका खाना एंटर होता है। जब आपका खाना मुंह से होके होता हुआ पीछे स्वेलो होने जाता है, तो आप जो ही खाना आपकी वहाँ पे एंटर होता है तो आपकी खुराक की आपकी सांस की नाली पे ये ढक्कन एकदम से बंद हो जाता है, तो आपकी सांस की नाली में कोई भी लिक्विड या कोई भी खाना एंटर ना हो सके। तो इसलिए आपकी सांस की नाली को बंद कर दिया जाता है, और बंद करने वाला एलिमेंट कौन सा है? एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस के कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया गया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया गया। कहा गया कि एपिग्लॉटिस जो है एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर का मतलब ये कि कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। इट इज़ मस्कुलरली कंट्रोल्ड। मस्कुलरली का क्या मतलब होता है कि ये मसल्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं।
जब लैरिंग्स रेज्ड होता है, व्हेन द लैरिंग्स इज रेज्ड, जब खाने की वजह जब आप खाना खाते हैं तो आपका लैरिंग्स का पोर्शन जो होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, और एपिग्लोटिस जो होता है वो प्रेस्ड डाउनवर्ड, यानी एपिग्लोटिस का ढक्कन जो होता है वो एकदम से बंद हो जाता है। अब एपिग्लोटिस क्या करता है, पार्शली का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए जो होता है वो आपकी लैरिंग्स की ओपनिंग को बंद कर देता है, और इस तरह फूड जो होता है वो आपकी ट्रैकिया में, आपकी सांस की नाली में एंटर नहीं होता है। इट हैज़ अ हिंग लाइक एक्शन। हिंग लाइक एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने आजकल के मॉडर्न टाइम के अगर आपने डोर्स देखे हो तो अक्सर ऑफिस में या इस तरह के डोर्स यूज़ किए जाते हैं, एक उसके ऊपर हिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। आपके दरवाजे के ऊपर एक हिंग मौजूद होता है, जो ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो अगर आप उसको पुश नहीं करते तो वो बंद हो जाता है खुद ब खुद। उसको हिंग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। अक्सर आपने मेडिकल स्टोर्स वगैरह या बैंक्स में देखा होगा, जब तक आप दरवाजे को पुश करके रखते हैं तो वो खुला रहता है, लेकिन जब आप जो ही दरवाजे को रिलीज़ कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है। दैट स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली हिंग लाइक एक्शन। तो ये भी हिंग लाइक एक्शन है कि जो ही खाना एंटर होता है तो आपका ढक्कन एकदम से बंद हो जाता है, खाना नीचे की तरफ जाता है तो वो ढक्कन दोबारा से खुल जाता है। ग्लॉटिस के बारे में बताया जा रहा है कि ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स इज कॉल्ड द ग्लॉटिस। लैरिंग्स की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं, और इट इज़ लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। हमने पीछे कितने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं, नेजल कैविटी में मैंने आपको कहा म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, फेनिक्स में म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद थी, और तीसरा स्ट्रक्चर ये हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ग्लॉटिस में कहा जा रहा है कि म्यूकस की मेम्ब्रेन मौजूद है। नेक्स्ट वोकल कॉर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है कि लैरिंग्स के अंदर दो हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स हैं जो इनवर्ट की तरफ खींचे गए हैं, लेटरल वॉल से इनवर्ट की तरफ मौजूद है, और इन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स में इलास्टिन फाइबर्स मौजूद हैं या इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं, और ये आवाज़ को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होते हैं। जब आपकी हवा वेन वाइब्रेटेड बाय द एयर फोर्स बिटवीन दीज वोकल कॉर्ड्स, जब आपके वोकल कॉर्ड से हवा टकराती है तो आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर में ऑलवेज मिक्सचर ऑफ द एयर मौजूद है, तो आप उसके जब आपकी वोकल कॉर्ड से वो हवा टकराती है तो आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। और ये वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे मौजूद है, दो पेयर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स मौजूद है इनसाइड द लैरिंग्स, जो लेटरल वॉल से इनवर्ट की तरफ है, और इसे वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स के फंक्शन से दो फंक्शन सॉरी वोकल कॉर्ड्स के नहीं, लैरिंग्स के दो फंक्शन हैं। एक फंक्शन ये है कि ऑर्गन ऑफ फोनेशन, आवाज़ निकालने का अमल, जाहिर सी बात है वोकल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो लैरिंग्स के अंदर मौजूद है, तो ओवरऑल ये लैरिंग्स का भी फंक्शन हुआ कि ये ऑर्गन ऑफ फोनेशन है। एंड नेक्स्ट फंक्शन ये है कि एन एयर कैनाल टू द लंग्स एंड कंट्रोलर ऑफ इट्स एक्सेस, यही वो स्ट्रक्चर है लैरिंग्स जहाँ से आपके फेफड़ों को, आपके लंग्स को हवा जाती है, और ये एक्सेस हवा को कंट्रोल भी कर सकता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है कि आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें ट्रैकिया और लंग्स वगैरह शामिल होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।